हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनमिक स्टडी। आज हमारी सेवेंथ क्लास है या सेवेंथ हमारा वीडियो है न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो और देखते हैं अपने आज के 5 MCQs को। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिफ्रेमिंग इन कम्युनिकेशन मीन्स। कम्युनिकेशन में हम एक टर्म यूज़ करते हैं रिफ्रेमिंग, और जनरली भी आपने कई बार यूज़ किया होगा या सुना होगा, जैसे क्वेश्चंस रिफ्रेम करना या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, ये आई एम जस्ट बस एग्जांपल दे रही हूँ। सो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस रिफ्रेमिंग इन कम्युनिकेशन मीन्स। फर्स्ट ऑप्शन इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू मेटाफर्स, नए मेटाफर्स को यूज़ करना, एम्प्लॉय करना। सेकंड है रिजेक्टिंग द कन्वेंशनल एक्सप्रेशंस, जो हम कन्वेंशनली कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो यूज़ करते आ रहे हैं कम्युनिकेशन के दौरान, उसे रिजेक्ट करना। थर्ड इज ऑप्टिंग फॉर हाइपरबोल एंड फोर्थ इज प्रिफरिंग अपोजिशनल बाइनरीज। तो जैसा कि एग्जाम्पल ही दिया मैंने कि आपने कई बार रिफ्रेम करने को सुना होगा कि जैसे चलो क्वेश्चन रिफ्रेम कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके टीचर्स ने कई बार किया होगा कि दूसरे तरह से सेम चीज़ हम एक्सप्रेस कर रहे हैं बट कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ डिफरेंट नए चीज़ों को यूज़ करके। तो सिमिलरली कम्युनिकेशन में भी रिफ्रेमिंग की बात अगर होती है तो उसका मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू मेटाफर्स। दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बेसिकली हमें बताना है जो ऑप्शन है उनमें से क्या सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर एडमिशन टेस्ट और स्क्रीनिंग कैन नॉट निगलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। रिसर्च के फील्ड में अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें अगर कुछ पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं एडमिशन टेस्ट के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, तो ये जो पॉलिसीज़ है ना, ये कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रोविजंस बनाए गए हैं उन्हें निगलेक्ट नहीं कर सकती हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है, वाइल अवॉर्डिंग रिसर्च डिग्रीज द माइनॉरिटीज़ कोटा हैव टू बी प्रोटेक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी। कि जब रिसर्च की ये जो डिग्री है प्रोवाइड की जाती है रिसर्च कंप्लीट होने के बाद, तो ये जो जो माइनॉरिटीज़ कोटा है ना, उसे हमें संरक्षित करना चाहिए, उसे स्टिल हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए डिग्रीज़ देते समय भी, इक्विटी को बेसिकली मेंटेन रखने के लिए। तो कुछ ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सेकंड है दोनों गलत हैं, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड गलत है, और फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है एंड सेकंड जो है वो सही है। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ते समय भी अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो आप बता लेंगे कि क्या सही हो सकता है। स्टेटमेंट 1 की बात अगर हम करते हैं, सो जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, इट्स नॉट अबाउट रिसर्च ओनली और कोई एक पर्टिकुलर फील्ड ओनली, अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं तो कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते समय हम उन प्रोविजंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते, और ये बात 100% सही है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो सही है। अब सेकंड की बात करें, सो अब आप रिसर्च की डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, अवॉर्ड कर रहे हैं रिसर्च की डिग्री, तो क्या उस समय भी ये चीज़ें होती हैं कि कि हमें माइनॉरिटीज़ कोटा को प्रोटेक्ट करना है, हमें इक्विटी मेंटेन रखनी है, इंटरेस्ट हो इस मतलब इक्विटी का जो मतलब बरकरार रहे इक्विटी, इसलिए तो इसलिए हम अवॉर्ड करते समय रिसर्च डिग्री भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। नहीं ना, आई डोंट थिंक ऐसा होता है, ना होना चाहिए। रिसर्च डिग्री तो जैसे आपने कंप्लीट कर लिया रिसर्च, ठीक है, तो आपको अवॉर्ड की जाएगी डिग्री। उस समय थोड़ी ना डिग्री देते समय कुछ ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, जिसने कंप्लीट किया है या जिसने डिज़र्विंग चीज़ कुछ की है उन्हें ही ये डिग्री मिलती है। सो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत होगी। तो जो आंसर है यहाँ वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो यस, ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थर्ड में अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट है कि प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, अगर हम उससे कुछ प्रिंट करके आउटपुट निकालते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। स्टेटमेंट सेकंड है कि रैम जो है वो एक रीड राइट मेमोरी है। तो आपको पता होगा, अच्छा पहले ऑप्शंस देख लें। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेकंड है बोथ आर इनकरेक्ट, थर्ड में वही है कि फर्स्ट सही है सेकंड गलत है, और फोर्थ ऑप्शन है वो है कि जो फर्स्ट है वो गलत है और जो सेकंड है वो सही है। तो देखिए,
सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी आपको पता ही है, प्रिंटेड जो आउटपुट होता है वो हार्ड कॉपी होती है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी तो जैसे आपने पेन ड्राइव्स वगैरह में कुछ डेटा रखा है वो होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, रैम रीड राइट मेमोरी, येस ऑब्वियसली रैम जो है उसमें आप बेसिकली रीड और राइट दोनों ही मेमोरी है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही है। तो इस केस में फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। अब देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। सो ये है फोर्थ क्वेश्चन। तो दो लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। फर्स्ट वाली लिस्ट में फर्स्ट कॉलम में आपको कुछ एग्रीमेंट्स के नाम दिख रहे हैं, सेकंड लिस्ट में प्रोविजंस हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इन एग्रीमेंट से रिलेटेड ये प्रोविजंस दिए हैं, आपको मैच करना है किस एग्रीमेंट का कौन सा प्रोविजन है, ठीक है। ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्टली ऑब्वियसली जैसा हमने लास्ट वीडियोस में किया है, डायरेक्टली हम इन लिस्ट को देखेंगे, मैच करेंगे, कोशिश करेंगे कि सही आंसर हमें पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए एग्रीमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये सारे एग्रीमेंट्स आपने पढ़े होंगे, या ये जो सारे नाम दिए हुए हैं इनके बारे में आपको पता होगा, क्योंकि वीडियोस होंगे ऑब्वियसली चैनल पर। हमारे इन्वायरमेंट का पूरा एक सेक्शन है हमारे नेट के सिलेबस में, तो हमारे वीडियोस भी हैं। सो अगर आपको नहीं पता तो आप विज़िट कर सकते हैं चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें, सो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपने पढ़ा ही होगा जेआई, ठीक है। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोविज़न है वो हमारे क्योटो प्रोटोकॉल में है, ठीक है। तो इसलिए ए का फोर्थ होगा, दिस इज़ क्लियर। बट अगर हमें ए का फोर्थ पता है तब भी हम नहीं बता सकते कि आंसर सेकेंड है या थर्ड है, क्योंकि दोनों में ही ए का फोर्थ है। तो बी का थर्ड भी दोनों में सेम है, ठीक है। तो अब बी जो है वो है पेरिस एग्रीमेंट। आपको पेरिस एग्रीमेंट के बारे में भी बिल्कुल कुछ ना कुछ जानकारी तो होगी। तो आपको इतना पता होगा कि जो कंट्रीब्यूशन है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, उसका कंसेप्ट इसी एग्रीमेंट में आया है। काफ़ी सारे इंडिया ने भी नेशनल लेवल पे डिटरमिन किए हैं कुछ हमारे गोल्स कि हम इतना करेंगे, इतना नहीं करेंगे। तो आप उससे पढ़ सकते हैं चाहें तो, वो इम्पॉर्टेंट भी है, आपको जानना भी चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। एनीवेज देन कम्स रियो समिट और फिर डी ऑप्शन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आप रियो समिट की बात करते हैं और फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। देखिए सोलर अलायंस है तो क्लियर है कि एनर्जी से रिलेटेड होगा, तो इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है ऑब्वियसली सोलर से ही रिलेटेड है ना, अफोर्डेबल और रिलायबल क्लीन एनर्जी हमें मिले। तो ये प्रोविजन समथिंग रिलेटेड है सोलर एनर्जी से। तो इस तरह से आप आंसर बता सकते हैं, बट आंसर भी वैसे यही है, क्योंकि डी जो ऑप्शन है सोलर अलायंस वो अफोर्डेबल और रिलायबल क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है। देन ऑब्वियसली अगर हम रियो समिट की बात करते हैं तो वो कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो फिर से रिवीजन की तरह अगर कर लें, क्योटो प्रोटोकॉल में जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। पेरिस एग्रीमेंट में आपने सुना होगा कि कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कही गई है, नेशनली डिटरमिन कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो बी का थर्ड होगा। रियो समिट में आपको सीबीडी आपने सुना होगा, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। दो चीज़ों की बात होती है जो रियो समिट हुई थी 1992 में, उससे रिलेटेड। तो उनमें से एक ये भी है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और सोलर अलायंस की बात है तो अफोर्डेबल और रिलायबल क्लीन एनर्जी जो है वो इनके प्रोविजंस में या इनसे रिलेशन में है। तो जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यही हमारा आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अगेन दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द मीन इज द न्यूमेरिकल एवरेज and is found by adding up all the values and dividing the sum by the number of values। तो यस मीन की बात की गई है। अगर आप मीन की बात करें तो वो एक न्यूमेरिकल एवरेज है, ठीक है। एवरेज होता है कुछ नंबर्स का। तो ये निकलता कैसे है, तो जो इतनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड अप किया जाता है, ठीक है। सपोज़ कोई भी वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड किया जाता है और फिर उन्हें डिवाइड किया जाता है उनके सम को। मतलब ये सारे जो सम है इसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे 1 2 3 3 वैल्यूज़ हैं तो 3, ठीक है। तो यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सेकंड में मीन ही दिया हुआ है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग वेजेस इज 16,000, ठीक है। बेसिकली 4 वेजेस दिए हुए हैं, सॉरी ओ गॉड। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में मीन ऑफ द फॉलोइंग वेजेस इज 16,000, ये कुछ वेजेस दिए हुए हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, इनका जो वेज है वो 16,000 होगा, दैट इज़ मीन है 16,000 होगा। तो इसे तो फाइंड करना पड़ेगा तभी हम बता सकते हैं। सो 12,000 प्लस 10,000 प्लस 23,000 प्लस 15,000 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो 0 0 हम इसे ऐड कर लेंगे। सो इसे टोटल करेंगे तो इट विल बी 5 + 3 + 2 विच विल बी 10।
सो 1 2 3 4 5 6, सो इट विल बी 60, ठीक है। सो इट मीन 60,000। सो 60,000 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या ये 16,000 होगा? आप ही बताइए। नो, ऑब्वियसली नॉट, इट विल बी 1 तो ठीक है, ठीक है, बट उसके बाद 4 5 हो जाएगा ना। ओके वेट, सो 2 बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर, देन इट विल बी 20, देन 4 से 5 टाइम्स 20 होगा, तो इट विल बी 15,000 नॉट 16,000। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है वो 100% गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। तो जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करें तो उसमें से थर्ड ऑप्शन जो है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी, दैट इज first is true and second is false. So yes, that is it for today. Thank you so much.